आपने कभी सोचा है कि हाउ आर वी एबल टू सी? ये बहुत वंडरफुल सी एक बात है, मजेदार सी बात है कि यार हम एक्चुअली में देख कैसे पाते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे को जो है इस लाइन को देखना है, ठीक है, मेरे को इस लाइन को क्या करना है, देखना है। मेरे को क्या पता है, लाइट सोर्स से एक लाइट आएगी, लाइन से रिफ्लेक्ट होगी और मेरी आंखों में आएगी, ठीक है। मेरी आंखों तक तो लाइट पहुंच गई। अब इस लाइट को क्या करना है, बेसिकली इस लाइट को मेरी आंखों के अंदर जाके कुछ ऐसा करना है कि सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाए। ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा कि हां ये एक लाइन है और वो समझ लेगा कि हां भैया मैंने एक लाइन देखी है। तो आंखों तक पहुंचने का प्रोसेस अपने को पता है। अब एक आंख का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो आंख का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है। और जो लाइट टकराती है किसी चीज से हमारी आंख के अंदर जाके, जहां पे कि कुछ कुछ होता है जिससे कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है, वो क्या चीज है, वो चीज है रेटिना, ठीक है। थोड़ी सी बायोलॉजी तो अपने को भी आती है। अब देखो ये जो रेटिना होता है ना, यहां पे ही वो जादू होता है जिससे कि एक केमिकल प्रोसेस, शुरुआत का जो प्रोसेस होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन कन्वे करता है ब्रेन को। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ये, रेटिना से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का। पर उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। अच्छा, आपको तो बताइए कि हमारी जो बॉडी है वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी है, तो रेटिना पे भी कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनिक होगा ना भैया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रेटिना पे होता है वो होता है ये, क्या होता है, ये वाला कंपाउंड होता है। तो बड़ा सा भारी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखो होता क्या है कि जैसे उस ऑब्जेक्ट से लाइट आई, ये कंपाउंड फटाफट से इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड, लाइट आई इसमें कन्वर्ट, कंपाउंड लाइट कन्वर्ट। अच्छा ठीक है, तो अगर अपन अब इन दोनों कंपाउंड को एनालाइज कर लेंगे तो हां हमको केमिस्ट्री वाला पार्ट समझ में आ जाएगा कि यार ये कन्वर्जन हो गया। इससे जो है पहली इंफॉर्मेशन, पहला केमिकल प्रोसेस होता है ये वाला, जो कि हमारे को एक सेंस देता है। देखो रिएक्शन हुआ, एनर्जी इन्वॉल्व होगी और सब कुछ एनर्जी का ही खेल है। तो यहां से शुरुआत होती है उस प्रोसेस की और दिमाग में जाके स्टोर हो जाता है। अब देखो इस प्रोसेस की खास बात, इन दो कंपाउंड्स की मैं आपको खास बात बताता हूं। अगर मैं इनका फॉर्मूला लिखूं तो ये वाला कंपाउंड हो गया C10H28O, C20H28O सॉरी, और ये वाला क्या हो गया, C20H28O। ओ C20H28O, C20H28O, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ तो फर्क होगा, क्योंकि हमने बोला कि लाइट से एनर्जी हमने ली, कुछ चेंज हुआ, पर ये तो फॉर्मूला ही सेम है। मतलब बॉन्ड्स टूटने चाहिए थे, बनने चाहिए थे, कुछ तो चेंज आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर मैं आपको बताता हूं ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं। कैसे अलग है, उसके लिए आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, जिसको मैंने सर्कल में ये जो शेप है इसके अंदर बनाया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली तरफ जो दोनों हाइड्रोजन है वो ऐसे हैं, कैसे, ऐसे दोनों एक तरफ है, ऊपर की तरफ है। पर अगर अब मैं इस वाली साइड देखूं तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो सिर्फ वो इतना सा फर्क है, एक केस में दोनों हाइड्रोजन ऊपर है, एक केस में दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे है। और इस इतने से फर्क से मेरे को तो जब ये बात मिलती है बहुत अमेजिंग सा फील होता है। बस इतने से फर्क से ये एक केमिकल प्रोसेस शुरू करता है जिससे कि हम देख पाते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो दोनों कंपाउंड हैं जिसमें आपको दिख रहा है यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी इनका सेम होगा, ये दोनों कंपाउंड कहलाते हैं एक दूसरे के, क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक फिनोमेना बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना मैंने आपको बताया जो कि आइसोमर्स के थ्रू हो रहा है। जैसे जैसे हम और आइसोमर्स के बारे में जानेंगे हमको और इंटरेस्टिंग बातें पता चलती जाएगी। तो अपन फटाफट से जो है आइसोमेरिज्म चैप्टर शुरू कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आता है इसको पढ़ने में। अब देखो जो आइसोमर है या फिर जो आइसोमेरिज्म है, ये जो वर्ड दिया था ये इन भाई साहब ने दिया था, जॉन्स जेकब बर्जीलियस ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, देखो, two or more than two organic compounds having the same molecular formula and molecular weight but different physical and chemical properties are called isomers
एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यहां पे हमारे जो काम की चीज है वो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सर आप बोल रहे हो कि डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका क्या मतलब है? देखो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दो कंपाउंड आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, ठीक है, C4H10 C4H10, ठीक है। सर ये कहां हुए दो कंपाउंड? तो एक ही है। रुको, इस वाले C4H10 को मैंने ऐसा बनाया ब्यूटेन, पर इस वाले C4H10 को मैंने थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर दिया तो इसका नाम बदल जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। अब अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये जो दोनों हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर है। मेल्टिंग पॉइंट देखो -139.4 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले का -159.6 डिग्री सेल्सियस। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तो हुआ। अब केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये दोनों आइसोमर्स हो गए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी का देख लेते हैं। C2H6O दोनों C2H6O हो गए ना। अब इसका अपन खेल देख लेते हैं। इसको मैंने बनाया एल्कोहल, दूसरे वाले को मैं क्या बनाऊंगा? ईथर। एल्कोहल ईथर, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, ये हमको अब पता ही है। पूरी बहुत काफी अलग हो गई इनफैक्ट। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। एक एग्जांपल में हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग, एक में हमने देख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग। ये दोनों भी एक दूसरे के होंगे क्या? ये दोनों भी एक दूसरे के होंगे आइसोमर्स। तो ये जो आइसोमर है ये टोटल दो तरह से हो सकते हैं। जो आइसोमेरिज्म है वो दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन से तरीके का भैया? एक तो स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर ठीक है, इनमें अंतर क्या है? तो अगर आपको इसमें अंतर जानना है तो आपको मेरे साथ एक कहानी सुननी पड़ेगी। हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी है चार दोस्त ABCD की, ठीक है। किसी कहानी है? चार दोस्त हैं ABCD। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है कि जो अभी B है वो A और C से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? A और C से। उसका D से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। चार दोस्त हैं पर A जो है ये सब लोग घूमने गए हैं और B किस में बैठा है? A और C के बीच में बैठा है। तो किससे कनेक्टेड है? A और C से कनेक्टेड है। ये जाते टाइम की ट्रिप की कहानी है। अब ट्रिप में कुछ हुआ और पता क्या हुआ? B का A से झगड़ा हो गया। तो जब ये वापस आ रहे थे तब पता है क्या चल रहा था? B का A से झगड़ा हो गया, उसको A से दूर जाना था तो उसने क्या किया? पोजीशन अपनी चेंज कर ली। अब जो B का कनेक्शन है इस केस में, जो B का कनेक्शन है वो किस किस से? C से है और D से है। किससे? C और D से B का कनेक्शन है। उसने A से कनेक्शन तोड़ा, वो C और D के बीच में जाके बैठ गया तो उसका कनेक्शन चेंज हो गया। तो बस दो केस हो गए। पहला केस जहां पे B A और C से कनेक्टेड है, दूसरा केस जहां पे B C और D से कनेक्टेड है। अब देखो, अब अगर मैं इसको मॉलिक्यूल की तरह इमेजिन करूं, इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ABCD, इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ABCD, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, पर कनेक्टिविटी डिफरेंट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर कनेक्टिविटी डिफरेंट। तो ये वाले जो है जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर कनेक्टिविटी अलग अलग है, वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये ABCD चार दोस्तों की कहानी याद कर लेना। तो ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात है। अब अपन बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर की, ठीक है। फिर से चार दोस्त घूमने गए। इस बार जो B का झगड़ा है, B बड़ा झगड़ालू नेचर वाला है, उसका झगड़ा हुआ C से। पर उसका यार इतना भी झगड़ा नहीं हुआ कि यार वो C को बोले कि तू भाई C जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, D को इधर भेज। नहीं, B थोड़ा सा ही गुस्सा है C से, पर B को तो दिखाना भी है कि यार मैं तेरे से गुस्सा हूं। तो B के पास रास्ता क्या है? सोचो जरा। B के पास एक बड़ा ही आसान सा रास्ता है कि वो C से मुंह फेर लेगा। वो क्या करेगा? वो कुछ ऐसा करेगा। अब वो A को देख रहा है तो उसने B को बता दिया, देख बेबी मैं तुझसे गुस्सा हूं। मतलब B ने C को बता दिया कि देख C मैं तुझसे गुस्सा हूं, मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा। अब जरा इसको मॉलिक्यूल के टर्म्स में सोचने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले अपन कनेक्टिविटी चेक करते हैं। जो B है वो अभी भी A और C से कनेक्टेड है।
जो बी है वो अभी भी ए और सी से कनेक्टेड है, तो कनेक्टिविटी एकदम सेम, ठीक है। पर बी का जो ओरिएंटेशन है वो अभी मजे से सी को देख रहा है, बी का जो ओरिएंटेशन है वो अभी ए को देख रहा है, तो स्पेस में बी का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। कनेक्शन सारे सेम हैं पर ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो जब भी स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो इस केस में ये दोनों ए बी सी डी स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। तो दो हो गए, स्ट्रक्चरल जब कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो, और स्टीरियो जब किस में डिफरेंस हो, जब डिफरेंस हो स्पेस में उनके ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो वापस एक बार अपन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब ये जो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो हैं ये भी काफी प्रकार के होते हैं। देखो, अगर आपको जो है कनेक्टिविटी डिफरेंट करनी हो तो आप 6 तरह से कर सकते हो। कौन कौन सी 6 तरह से? पहला चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा रिंग चेन, चौथा फंक्शनल, पांचवा मेटामर और छठा टॉटोमर। ये स्ट्रक्चरल के 6 टाइप हो गए। एक एक करके हम इनको सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर स्टीरियो खुद 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। 2 तरह का हो गया, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। और जो कॉन्फिगरेशनल है वो खुद 2 तरीके का होता है, पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो अपन स्ट्रक्चरल से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन स्टीरियो की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। क्या होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, ये अपन देख लेते हैं। 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula, these are called structural isomers. Same molecular formula पर structural formula अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या बोलता है ये देख लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है ये: the compounds which have same molecular formula, same functional group but difference in length of carbon chain, पेरेंट चेन भी हो सकती है या साइड चेन भी हो सकती है, ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यहां पे इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात क्या है? वो वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनकी की पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन की लेंथ में डिफरेंस हो वो कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से और ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल अपन इसके देखते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ब्यूटेन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 2 मिथाइल प्रोपेन में। बात समझ में आई? वापिस देखते हैं। देखो, ठीक है, ये ब्यूटेन है, मैंने बॉन्ड तोड़ा और उसको बीच में लगा दिया, तो ये ब्यूटेन से किस में कन्वर्ट हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं आपसे ये दिखाऊं आपको इसके बाद, ठीक है, ये ब्यूटेन है, ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां पे पहले तो एक तो इसका नामकरण बदल रहा है, आईयूपीएसी नेम चेंज हो रहा है। ब्यूटेन से क्या बन रहा है? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चेन आइसोमर का मेरे को कैसे पता लगेगा? देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहां पे 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। बात समझ में आई आपको? इसीलिए यहां पे क्योंकि कार्बन चेन की लेंथ जो है सेकंड नंबर पे चेंज आया ना इस वाले में, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन में, तो पहले कंपाउंड में कार्बन चेन की लेंथ इतनी थी, दूसरे वाले में इतनी है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो देखो, पहले वाले में कार्बन चेन बड़ी थी, दूसरे वाले में कार्बन चेन छोटी है। यहां पे कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस आया है, मतलब ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये हो गया चेन आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया ये हो गया चेन आइसोमर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। तो बेसिकली आपके सामने क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। यहां पे हमने अभी चेन आइसोमर पढ़ा है, तो हमको दिख रहा है कि ये इतने चेन आइसोमर इसमें हैं। ऐसे अपन आगे चलते हैं। अब आपके पास ब्यूटेनॉल है, तो अभी OH किस पे है? 1 पे है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया? अभी भी ये OH अभी भी किस पे है? 1 पे है। मैं नंबरिंग कर देता हूं, कंफ्यूजन की क्या जरूरत है। बस OH अभी भी 1 पे है। चेंज कहां हुआ? 2 पे चेंज हुआ। 2 पे क्या हुआ? एक ये जो बेचारा CH3 है वो नीचे आ गया, तो नाम अब चेंज हो गया। 1 ब्यूटेनॉल से 3 मतलब 4 कार्बन चेन से हम 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल पे आ गए, जो कि 3 कार्बन की चेन है। फिर से चेन का लेंथ चेंज हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और एग्जांपल,
ये वापस से हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड OH, ये 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे को ये देखना है कि यार मैं कहां से कार्बन तोड़ूं तो चेन छोटी हो जाएगी, और फिर उसको मैं किसी और पोजीशन पे लगाऊंगा। जैसे पेंटेनोइक एसिड में 5 कार्बन की कार्बन चेन थी, अब मैंने क्या किया, एक कार्बन को तोड़ लिया तो 4 कार्बन की हो गई। अब मैं इसमें देखूंगा कि यार कौन कौन सी पोजीशन पे मैं कार्बन को लगा सकता हूं ताकि क्या हो जाए, मेरा अलग अलग जो है कंपाउंड बने। तो ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, इसका IUPAC नेम क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। जो मैंने कार्बन तोड़ा था मैं उसको तोड़ के 2 पे भी लगा सकता हूं और दूसरे वाले को भी 2 पे लगा सकता हूं, तो 2 डायमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये इसका एक और चेन आइसोमर हो गया। पहले वाले में पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ 5, दूसरे वाले में जो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है उसमें 4, तीसरे वाले में जो कि 2 डायमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है उसमें 3। तो ये चेन आइसोमर हो गए किसके, पेंटेनोइक एसिड के साथ वाले। बस सिंपल सी चीजें है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको डिफरेंस दिख रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और यहां पे 1 2 3, बस सिंपल सी चीज है। 2 पे डिफरेंस है, यहां पे 3 पे डिफरेंस है और यहां तो कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। इस तरह से हम पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चेन आइसोमर है कि नहीं है। तो देखो अभी तक हमने चेन आइसोमर में जितना भी देखा है वो ये देखा है जब हमने मेन चेन की लेंथ के साथ कुछ ना कुछ खेल किया है, 5 से 4 किया है, फिर 4 से 3 किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप इस वाले एग्जाम्पल को देखो, ठीक है। हेक्सेन की रिंग पे जो है हमने एक इथाइल ग्रुप लगा रखा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब मैं इसमें एक काम क्या कर सकता हूं, देखो ये जो इथाइल वाला बॉन्ड है मैं इसको भेज के मैं इस पोजीशन पे भेज सकता हूं, बिल्कुल भेज सकता हूं। तो अब ये जो दोनों है पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ देखो, अभी भी 1 2 3 4 5 6 मैं ऊपर ये मार्क करूंगा और मैं नीचे भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 मार्क करूंगा। तो पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ जो अभी है वो 6 ही है ना, पर जो साइड चेन की लेंथ है वो अब अलग अलग हो गई है। ऊपर वाले केस में इथाइल है तो 2 की थी, नीचे वाले केस में अब दोनों तरफ मिथाइल है तो 1 की है। तो ये वाला कौन सा एग्जांपल हो गया, जब हमने साइड चेन की लेंथ को अलग किया है, ठीक है। तो मेन चेन की लेंथ भी अलग हो सकती है, साइड चेन की लेंथ भी अलग हो सकती है। नेक्स्ट तरह का अपन जो है आइसोमर पे जाते हैं और वो होता है पोजीशन आइसोमर। क्या होता है वो, पोजीशन आइसोमेरिज्म अब हमको पढ़ना है। और हम कैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, ये होती है, हम कैसे पता लगाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट कार्बन चेन, पर डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। तो सेम क्या क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो हमेशा आइसोमर के केस में सेम ही होना है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, हमने फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं किया, और पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ भी सेम है। यहां पे कार्बन चेन की लेंथ सेम है पर अलग क्या है भैया, फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगाए, 1 पे 2 पे, ये अलग है, या फिर डबल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अपन उठाएंगे फंक्शनल ग्रुप, ये 1 ब्यूटेनॉल कहां पे है, फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल है 1 पे, अब हम उसको 2 पे भेज देते हैं, तो वो कहां पे पहुंचा, 2 पे पहुंच गया, तो ये क्या हो गया 2 ब्यूटेनॉल। बस 2 ब्यूटेनॉल हमारा ये हो गया, हमारा काम खत्म। तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन आइसोमर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया। सिमिलरली मैंने आपसे क्या बोला था, 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 पे OH, इस बार सेकंड केस में 2 पे OH। हम मल्टीपल बॉन्ड की बात कर सकते हैं, इसमें 1 पे ईन है, ब्यूट 1 ईन, अब हम क्या कर सकते हैं, उसको 2 पे भेज सकते हैं, तो ब्यूट 2 ईन। तो ये क्या हो गया, ये वापस से हमारा पोजीशन आइसोमर हो गया, क्योंकि इसमें पेरेंट कार्बन चेन कितनी है 4, पर यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, तो ये कहलाएगा वापस से पोजीशन आइसोमर। हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी बदल सकते हैं, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 से हम 2 पे भेज देंगे तो वो हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल दी। तो ये तो जो है पोजीशन आइसोमर के बारे में हो गया। अब देखो जो मेजर कंफ्यूजन आता है हमको, या फिर जो कि हमसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ इस पर्टिकुलर कंपाउंड के।
जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि C5H12 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार किसके पोजीशन आइसोमर होंगे, किसके चेन आइसोमर होंगे। देखो, इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे नॉर्मल वाला कंपाउंड है वो बना लो। तो मैंने ये नॉर्मल पेंटेन बनाया। इसमें अब आप क्या करो, सबसे पहले ये देखो कि कोई फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड है क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड यहां पे नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि यार मैं कार्बन चेन को तोड़ के छोटा कर सकता हूं क्या, छोटा करने के बाद उसको कितने तरीके में अरेंज कर सकता हूं। तो सबसे पहले अपन चेन आइसोमर की बात करेंगे, ठीक है। यहां पे 5 की है चेन, अब मैं क्या कर सकता हूं, ये देखो 1 2 3 4 5, पांचवें वाले कार्बन को मैं तोड़ के सेकंड पे ला सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर मैं पांचवें और चौथे दोनों को तोड़ सकता हूं और उनको 2 पे ला सकता हूं, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हमको इसके 3 टोटल आइसोमर दिख रहे हैं। नॉर्मल वाला, एक हमने मिथाइल तोड़ा 2 पे लगाया, और हमने 2 मिथाइल तोड़े तो ये हो जाएगा तीसरा, और हमने उसको 2 पे लगाया। तो ये कैसे हो रहा है, देखो यहां पे देखो हमने 5 से तोड़ा, वो 3 पे गया, और हम इसको जोड़ के लिया। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है जो यहां पे हो रही है, ठीक है। बॉन्ड आप तोड़ो तो आपका काम हो जाएगा, और आप उसको सही जगह पे लगाओ। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि हमको सिर्फ 3 ही आइसोमर मिले। कौन कौन से, चेन आइसोमर, क्योंकि सिर्फ चेन की लेंथ में डिफरेंस है, इससे आप पोजीशन आइसोमर नहीं बना पाओगे, है ना। तो इसलिए जब 5 कार्बन हो तो वो सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म ही शो करेंगे। और वो कौन कौन से होंगे, ये वाला होगा पेंटेन, या फिर होगा ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर होगा ये 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अगला एग्जांपल इसका है, ये 1 2 3 4 5 आप मार्क कर सकते हो, चेन यहां पे 2 पे आ रहा है। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। ये हम इससे चेक कर सकते हैं, 5 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, क्या हो गया ये चेन आइसोमर। अगला क्या है, बेंजीनॉइड आइसोमर कितने पॉसिबल हैं। बेंजीनॉइड आइसोमर का मतलब आपको बेंजीन रिंग तो मेंटेन करनी ही है, कि इसका प्रीरिक्विजिट है, क्योंकि आपसे सिर्फ बेंजीनॉइड आइसोमर्स का पूछा है फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन। C8H10 के 4 एरोमेटिक आइसोमर होते हैं, तो चारों आइसोमर अपन बना लेते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा और ये वाला, ये OMP, ऑर्थो, मेटा, पैरा और ये, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर इथाइल लगा हुआ है। तो देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। कार्बन चेन कितनी है, 6 की ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया पोजीशन आइसोमर, क्योंकि साइड चेन की लेंथ भी यहां पे उतनी ही चल रही है, कोई चेंज नहीं है। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। पर जो चौथा वाला है जिसमें सर के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वो कौन सा आइसोमर है बाकी तीनों के साथ, वो है चेन आइसोमर। क्यों, क्योंकि साइड चेन की जो है लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, जैसा कि हमने एग्जांपल किया था साइक्लोहेक्सेन के लिए। सिमिलरली यहां पे भी वैसे हो रहा है। तो ये एक दूसरे के जो है ये चेन आइसोमर हो गए, बेंजीन के ऊपर इथाइल और ऑर्थो, मेटा, पैरा एक दूसरे के, और ऑर्थो, मेटा, पैरा आपस में एक दूसरे के क्या हो गए पोजीशन आइसोमर। तो टोटल यहां पे 4 आइसोमर है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए हैं चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए एल्केन में। तो पहले अपन चेन आइसोमेरिज्म के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म के लिए अगर मैं सिर्फ एक कार्बन बनाऊं CH4, तो कोई आइसोमेर पॉसिबल नहीं है, तो ये तो डिलीट हुआ, मतलब ये तो डिच हो गया। अब 2 कार्बन, इसमें मैं चेन आइसोमेर बना के कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि कहां से तोड़ूंगा भैया चेन, 2 कार्बन की तो चेन ही है, ये भी गया। 3 कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, 1 2 3, किसको तोड़ू, 3 को तोड़ूंगा तो लगाऊंगा कहां, या तो 2 पे या 1 पे, वापस से 1 2 3 हो जाएगा। जैसे अगर मैंने मान लो ये 3 कार्बन है, इसको मैं नाम देता हूं 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3। अब मैंने 1 को तोड़ लिया, देखो ये मेरा C, ये मेरा C, 1 को तोड़ के मैंने नीचे लगा लिया। जरा चेन की नंबरिंग तो करना जरा, चेन की नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेन की लेंथ अभी भी 3 की है, तो ये सही नहीं है। अब अपन जाते हैं 4 पे। जब हम 4 कार्बन लेंगे और ये बनेगा C C C C C, और मैं इसकी नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। अब अगर मैं 4 को तोड़ूंगा तो मेरा कुछ और बनेगा, कार्बन की चेन छोटी हो जाएगी।
कैसे हो जाएगी ये देखो, मैंने 1 को तोड़ा, पहले अपन अपने 3 बना लेते हैं, 1 2 3, और जिसको मैंने तोड़ा था उसको मैं 2 पे लगा देता हूं, बस नाम अलग है इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये क्या था, ब्यूटेन। नाम बदल गया, कार्बन चेन छोटे हो गए, 4 से 3 हो गए। तो इसका मतलब अगर आपको चेन आइसोमरिज्म शो कराना है एल्केन में तो मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। अगला अपने से इसने बोला है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर के लिए अपन चेक कर लेते हैं। एक कार्बन तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो डिच है लाइफ में, इसको देखेंगे नहीं अगली बार से, ठीक है। 2 कार्बन में भी कुछ नहीं हो सकता, ये भी गया। 3 कार्बन में भी कुछ नहीं हो सकता, अरे चेन आइसोमर ही नहीं हो रहा था, तो पोजीशन तो कोई चांस ही नहीं है जब तक कि इसमें या तो कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट ऐसा कुछ ना जुड़ा हो। सिर्फ एल्केन में ये नहीं होगा, ये भी नहीं। 4 कार्बन, पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए मेरे को सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट करनी पड़ती है, तो पहले तो मेरे को इसमें सब्स्टिट्यूएंट लाना पड़ेगा। 4 के में मैं सब्स्टिट्यूएंट कैसे लाऊंगा, जैसे मैंने चेन आइसोमर किया था उस तरह से मैं सब्स्टिट्यूएंट लेके आऊंगा। मतलब मैं जो है इसको तोड़ूंगा इस तरीके से और मैं ब्यूटेन से 2 मिथाइल प्रोपेन बनाऊंगा। बात समझ आई आपको, ब्यूटेन से मैंने क्या बनाया, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो, अब मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट है, पर मैं इसको कहीं और लगा सकता हूं क्या, मेरी पोजीशन है 1 2 3। अब मैं इस कार्बन को जैसे अगर मैं 3 या 1 पे लगाऊंगा, ये वाला जो मेरा कार्बन है अगर मैंने इसको 3 पे लगाया या 1 पे लगाया तो वापस से मेरा ब्यूटेन बन जाएगा। इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा। अब बनाते 5 पे, हो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ रहा है। 5 का बनाता हूं मैं, ये 5 की बन गई, ठीक है। 5 की में हमको चेन आइसोमर तो ऑलरेडी आता है, तो देखो इसमें तो कोई पोजीशन का कोई खेल ही नहीं है अभी यहां पे, क्योंकि कुछ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो पहले अपने को एक सब्स्टिट्यूएंट लाना पड़ेगा, तो अपन एक सब्स्टिट्यूएंट ले आते हैं। ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, इसकी नंबरिंग मैं इधर से कर देता हूं 1 2 3 4। तो बेसिकली ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। बात सुन नहीं आपको। अब मैं इसमें पोजीशन आइसोमर इसका बना सकता हूं क्या, अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बना सकता हूं, चलो लग रहा है तो बना के देख लो। देखो देखो सर ये पोजीशन आइसोमर बन गया। अरे भैया चलो इसकी नंबरिंग करना, तो इसकी नंबरिंग अब हो जाएगी इधर से, आईयूपीएसी के रूल्स के मुताबिक अब इसकी नंबर हो जाएगी इधर से। तो इसका नाम क्या था, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये कौन है, ये भी यही है सेम 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा तो 5 कार्बन में हम और क्या कर सकते हैं, 5 कार्बन में हम ये कर सकते हैं, 5 कार्बन में हम ये कर सकते हैं। अब इसमें कुछ हो सकता है क्या, अरे इसमें तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे लगे हैं, और जैसे ही मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट को यहां से हटा के इधर लगा दिया, मतलब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3, तो अगर अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट 1 पे लगाया तो ये मेरी गलत नंबरिंग हो गई, क्योंकि कार्बन चेन जो है अब 4 की हो गई है, तो जो मैं नंबरिंग करूंगा वो ऐसे नहीं करूंगा, ये मैंने गलत किया है। यहां पे मेरी नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो ये तो चेन आइसोमर हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन चेन की लेंथ ही अलग हो गई, तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं हुआ। अब मैं जाता हूं 6 पे, 5 कार्बन तो खत्म हो गया था खेल ही। अब मैंने 6 बनाया, 6 वाला मेरे को होपफुल लग रहा है। कैसे होपफुल लग रहा है, देखो पहले तो अपन एक कार्बन में तोड़ लेते हैं। एक कार्बन को मैंने तोड़ा और मैंने उसको 2 पे लगाया, 1 2 3 4 5। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसका मेरे को पोजीशन आइसोमर बनाने के लिए मैं सब्स्टिट्यूएंट को शिफ्ट कर सकता हूं। कैसे, देखो कार्बन चेन की लेंथ बताना दोनों कंपाउंड में, यहां पे 5 यहां पे 5। चेंज कहां पे हुआ है, बस ये जो है ये वाला कार्बन ये 2 से उठ के 3 पे चला गया है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। तो अगर मैं वापस क्वेश्चन पे जाऊं तो मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर होने वाला है 4,6। चेन आइसोमर शो करने के लिए मेरे को 4, मतलब एल्केन में चेन आइसोमर शो करने के लिए मेरे को 4 कार्बन की जरूरत है, और
एल्केन में मेरे को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है तो मेरे को C6H14 की जरूरत है। ठीक है, किसकी जरूरत है? हेक्सेन की मेरे को मिनिमम जरूरत है, उसके बिना पोजीशन आइसोमर शो नहीं होगा। तो आपको बात सुनना है इसको किस तरह से अप्रोच किया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं अगर एल्कीन हुआ तब क्या। अगर भैया आप एल्कीन लिया है तो हम क्या करेंगे? अगर हम एल्कीन लिया है तो आप एक काम करो, पहले तो चेन आइसोमर देख लो। अगर आपने ये बना दिया, देखो 1 और 2 में तो होगा नहीं, ये मेरे को अब समझ में आ गया। चेन कैसे बनाऊंगा, तोड़ूंगा कैसे? इसमें 3 में भी नहीं होगा, 3 में मैं कहां से तोड़ू, है ना? तो ये भी क्रॉस हो गया। 4 में जरूर हो जाएगा चेन आइसोमर। कैसे? ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया चेन आइसोमर। तो 1 2 3 4 1 2 3 कार्बन चेन की लेंथ जो है वो छोटी हो गई है। बात सुन में, आसान सा खेल है, कुछ इसमें ऐसा मतलब कोई बहुत भारी सी कोई चीज नहीं हो रही है, बात अंदर उतरी। अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमर की। पोजीशन आइसोमर में क्योंकि अब डबल बॉन्ड लग गया है तो इसका तो आप एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हो। पोजीशन आइसोमर हमको क्या बताता था? कार्बन चेन सेम पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट। तो सर ये लो 3 का आंसर इसका। मैं बोलूंगा नहीं भैया, नंबरिंग करना तो ये दोनों कंपाउंड सेम हैं, कब तक करोगे ये गलती? इसका आंसर एक्चुअली होएगा ये 2 ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन, बस सिंपल सी चीज। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4,4। तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये दोनों तो यहां पे चेन आइसोमर हो गए एक दूसरे के, ये और ये वाले ये वाला मतलब 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए। तो बेसिकली मैंने इसको आपको एक टेबल में समराइज कर दिया। ये टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है, समरी है। C4H10 में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होने वाले थे? ये एल्केन है, देखो C4H10। तो इसमें सिर्फ पोजीशन आइसोमर नहीं थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमर था। कौन सा आइसोमर था इसमें? चेन आइसोमर। पोजीशन के लिए तो हमको 6 कार्बन की जरूरत थी, तो 2 चेन आइसोमर इसमें होंगे। C5H12 इसमें भी जो है पोजीशन आइसोमर नहीं था, सिर्फ चेन आइसोमर था। वो क्या था? नॉर्मल पेंटेन, एक कार्बन को तोड़ा तो 2 मिथाइल, इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए। ब्यूटेन, एक और कार्बन तोड़ लिया, 3 डिग्री मैंने अगर बना दिया तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो 3 आइसोमर हो गए, तीनों के तीनों आइसोमर चेन आइसोमर है, तो 3 चेन आइसोमर। C6H14 को अपन अभी देखते हैं। ठीक है, C6H14 में अपन क्या क्या कर सकते हैं? चलो C6H14 बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, एक तो आइसोमर ये हो गया। आंसर आपको 5 दिख रहा है, 5 बनाने, 5 बना लेते हैं। ठीक है, एक आइसोमर हो गया ये। एक हो गया ये कितने हुए टोटल? अभी तक टोटल हुए हैं 3। तो 1 2 3। अब इसके बाद देखो अपन ने एक कार्बन तो तोड़ लिया, उससे अपन ने पोजीशन आइसोमर बना लिया। अब अपन 2 कार्बन तोड़ के देख लेते हैं। तो अगर मैं 2 कार्बन तोड़ूंगा, ये 2 कार्बन मैंने तोड़े तो एक ये हो गया। एक और लास्ट केस हमारे पास बचेगा, वो हो जाएगा कि दोनों के दोनों जो हैं कार्बन सेम वाले कार्बन पे आ जाए। तो ये 5 आइसोमर हो गए। तो अगर मैं इसको नाम दूं 4 और अगर मैं इसको नाम दूं 5, तो अब आपको मेरे को ये बताना है, आपको मेरे को क्या बताना है? आपको मेरे को ये बताना है कि 1 2 3 4 और 5 में क्या रिलेशनशिप है। मतलब कौन कौन इसमें आपस में चेन आइसोमर हैं और कौन कौन इसमें आपस में पोजीशन आइसोमर हैं 1 2 3 4 और 5 में। ये आपको मेरे को बताना है। इसके लिए आप टाइम लो अपना, ठीक है, और मेरे को सही सही आंसर दो। तो चलो इसकी अपन पहचान करते हैं। ठीक है, पहचान कौन खेलते हैं यहां पे? चेन आइसोमर देखने का क्या तरीका है भैया?
कार्बन चेन जहां पे अलग अलग लेंथ की हो वो एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। 1 2 3 4 5। तो मेरे को दिख रहा है 1 और 2 एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं क्योंकि कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट है। सिमिलरली 1 3 एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं, वो भी मेरे को दिख रहा है। सिमिलरली 1 4 भी है और 1 5 भी है। ठीक है, ये तो चेन आइसोमर हुए। और क्या क्या है चेन आइसोमर में? 2 4 भी है, 2 5 भी है, ये सब चेन आइसोमर हो गए। बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपसे वो पता है एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स एक दूसरे के कितने हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 2 और 5 हो गए। और क्या भाई? सिमिलरली 3 4 3 5 भी हो जाएगा। ठीक है, और एक और लास्ट बचा 4 और 5। तो 4 और 5, तो ये जो सारे हैं ये सब के सब क्या है? ये हैं चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर अपन अलग पेज पे करेंगे, पहले यहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पोजीशन आइसोमर होने के लिए कार्बन चेन की लेंथ सेम होनी चाहिए है, तो वो सिर्फ 2 और 3 में, बस 2 और 3 में ही है और किसी में है ही नहीं। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। बस हमारा काम हो गया आसान। टोटल इसके 5 आइसोमर हैं। तो जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना इस टेबल में, वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली यही पूछा जाता है, उसके बाद वाले तो बहुत लेंदी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो नहीं आते हैं। तो ये तीनों तो आपको याद करना चाहिए है। ब्यूटेन के कितने? 2, पेंटेन के 3 और हेक्सेन के 5। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5। स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर की यहां पे बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कितने एल्कोहल्स पॉसिबल हैं फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। सिर्फ एल्कोहल की बात करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करो, 4 कार्बन की चेन बनाओ। अब इसमें देख लो आप कितने कितने OH कहां कहां पे रख सकते हो। एक आंसर तो हो गया ये, इसके अलावा एक हो गया ये। सिंपल बात समझ में आई? अब अपन देखते हैं कार्बन की चेन को अपन तोड़ के देख लेते हैं। ब्यूटेन के कितने टोटल आइसोमर थे? अगर सिर्फ ब्यूटेन होता, कोई अल्कोहल नहीं होता, तो 2। पहले के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 आइसोमर आ गए OH के, जो दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। अब अपन जो है इसमें इसकी लेंथ को छोटा कर लेते हैं और अब OH लगाना शुरू करते हैं। तो OH या तो यहां लग जाएगा या OH यहां लग जाएगा, बस इसके अलावा और कोई पोजीशन ही नहीं है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, OH या तो 3 पे लग जाएगा या 2 पे लग जाएगा, बस। तो इसके टोटल मिला के 4 आइसोमर पॉसिबल हो गए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। पहले उसके अज्यूम कर लो OH नहीं है। अज्यूम हमने क्या किया कि OH नहीं है, तो हमने उसके 2 आइसोमर बना लिए, ये वाला और ये वाला। अब उसमें OH लगा के देखते जाओ कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स आप बना सकते हो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है। कितने पॉसिबल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N है। सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, तो करो। हाँ तो भाई क्या बोला हमसे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा तो हमारे लिए वैसे ही इसने आसान बना दिया है, 3 चीजों में कैटेगराइज करके। तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं। एक में हम NH2 ग्रुप जोड़ेंगे, एक में हम NH ग्रुप जोड़ेंगे और एक में हम N जोड़ेंगे। जिसमें NH2 जुड़ेगा वो होगा 1 डिग्री, NH वो होगा 2 डिग्री और ये होगा 3 डिग्री। तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। अब बनाते हैं अपन इनके आइसोमर्स। पहले तो NH2 जोड़ना है। पहले अपन क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन कितने की बनाएंगे? 4 कार्बन की।
उस पे 2 पोजीशन होगी। देखो NH2 1 पे जुड़ जाए, NH2 2 पे जुड़ जाए। कितना आइसोमर हो गया अभी तक? 2। ठीक है, ये अपन को आ ही गया होगा। अब क्या करते हैं, कार्बन की चेन की लेंथ अपन छोटी करते हैं। कितने की कर लिया अपन ने पेरेंट कार्बन चेन? 3 की कर ली। ठीक है, ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन हो गई। अब यहां पे देखो वापस से जो NH2 जोड़ने के 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। पहली बार तो NH2 जुड़ जाए यहां पे, दूसरी बार NH2 जुड़ जाए यहां पे। तो ये टोटल कितने हो गए प्राइमरी? टोटल प्राइमरी हो गए 4। देखो जो भी वैलेंसी कार्बन की बची हुई है उससे आप हाइड्रोजन जोड़ने हैं आपको, वो मैंने यहां पे नहीं बनाए। जो भी कार्बन की फ्री वैलेंसी बच रही है उस पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। अब बनाते हैं अपन 2 डिग्री। तो अपन NH तो पहले लिख लेते हैं। क्या क्या तरह हो गए? दोनों तरफ 2-2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, ये हो गया। और एक क्या हो जाएगा, एक हम बना सकते हैं भाई इस तरह से, कार्बन की हमने चेन के साथ छेड़खानी कर दी। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे? ये 3 तरीके हो गए किसके? सेकेंडरी अमीन बनाने के। और इस फॉर्मूला के साथ टर्शरी अमीन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। कौन सा तरीका है वो तरीका है N, उस पे कार्बन, उस पे कार्बन, उस पे कार्बन और यहां पे भी एक कार्बन। तो टोटल यहां पे कितने बने? 3। यहां पे कितने बने? 1। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? सो टोटल 8 आइसोमर्स। कितने आइसोमर हुए टोटल? 8 आइसोमर हुए। 4 प्राइमरी अमीन वाले, 3 सेकेंडरी अमीन वाले और 1 टर्शरी अमीन वाला। ठीक है, इस तरह से आप आइसोमर्स बना सकते हो। बस अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक अच्छे तरीके से अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप, तो फिर सारे आइसोमर आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है।